जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। मेरे सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोएशिया व्लॉग्स में। आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं मित्रों, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्रोएशिया का फुल प्रोसेस क्या है। आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने से लेके आपके वीज़ा स्टाम्पिंग तक आपको कितना समय लग सकता है, इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे सन 2023 में। तो मैंने सोचा आज 2024 में एक आप उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो भी मेरे मित्र क्रोएशिया के लिए जाने का सोच रहे हैं या क्रोएशिया में वर्क परमिट पे अपनी फाइल को कहीं पे भी लगवाएंगे तो उनको कितना समय लग सकता है और उनको क्या क्या स्टेज से गुजरना पड़ेगा। तो आपको मित्रों मैं इन शॉर्ट बताऊंगा कि अगर आप क्रोएशिया के लिए प्रोसेस कर रहे हैं तो आपके माइंड में ये बिल्कुल बिठा लीजिए और बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ आपको। मिनिमम आपको मान लीजिए कि 6 महीने लगेंगे, 6 से लेके 8 महीने का प्रोसेस होता है क्रोएशिया की फाइल का। ठीक है, कुछ केस ऐसे होते हैं 1000 में से 50 फाइलें ऐसी होगी जिनका प्रोसेस 5 महीने से लेके 5.5 महीने में खत्म हो जाएगा। वो केस कुछ होते हैं, ठीक है, वो सीजनल वीजा के होते हैं या कुछ 1 ईयर के वर्क परमिट भी ऐसे होते हैं जो फटाफट आ जाते हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो बिना किसी देरी से करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो मैं आपको शुरू से प्रोसेस बताने जा रहा हूं। तो मैं उन मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा जो अपनी फाइल का प्रोसेस अभी सन 2024 में स्टार्ट ही कर रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करके देखिएगा। तो आपको क्या होगा, आने वाली परेशानियों से आप बच पाएंगे। नहीं तो आपको जो आप किसी से भी फाइल का प्रोसेस करवाएंगे वो आपको बोल देंगे कि 2-3 महीने में आप क्रोएशिया पहुंच जाएंगे। तो ये सब फेक न्यूज़ रहेगी और उसके बाद आपकी परेशानियां चालू हो जाएगी। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप क्रोएशिया का प्रोसेस कर रहे हैं किसी के भी थ्रू। आपके अगर आप डायरेक्ट एम्प्लॉयर से भी आपका प्रोसेस कर रहे हैं तो वो सबसे बढ़िया बात है, वेल एंड गुड है। और अगर आपका कोई मित्र है क्रोएशिया के अंदर या आप किसी कंसल्टेंसी से या किसी एजेंट से भी करवा रहे हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। आप भले किसी भी कंट्री से हैं तो पासपोर्ट की जो वैलिडिटी होना चाहिए मिनिमम आप 1.5 साल रखिए, 18 मंथ होना ही चाहिए। क्योंकि क्रोएशिया का जो प्रोसेस होता है 6 से 8 महीने का होता है, आपको बता चुका हूं। तो आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी आप मिनिमम 18 महीने रखेंगे तो बहुत अच्छा ही होगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 3 महीने 4 महीने बची है तो मैं आपसे आपको यही सजेशन दूंगा, आपका पासपोर्ट रिन्यू करवाइए और उसके बाद ही आपका प्रोसेस करवाइए। तो आपका पासपोर्ट हो गया नंबर फर्स्ट। और जो दूसरा डॉक्यूमेंट होता है क्रोएशिया के प्रोसेस के लिए वो सबसे मस्ट डॉक्यूमेंट होता है आपकी पीसीसी। तो पीसीसी भी देखिए, मेरे पास बहुत कॉल्स आते थे तो जो 6 महीने का मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ कि देखिए पंजाब में क्या होता है, आपको पीसीसी पासपोर्ट ऑफिस की जो पीसीसी के अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो आपको 20 से 25 दिन के बाद या 1-1 महीने बाद के मिल रहे हैं। और पीसीसी भी आपको मानकर चलिए 30 से 40 दिन में आपकी पीसीसी पासपोर्ट वाली रेडी होती है। फिर उसको अपोस्टाइल करवाना होता है। तो आप लोग क्या करिए, आप एसएसपी ऑफिस वाली पीसीसी करवा सकते हैं। वो 4 से 5 दिन यानी 1 वीक में आपको मिल जाती है और मात्र 100 रुपए लगते हैं उसके। पंजाब वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप उस पीसीसी पे आपका जो वर्क परमिट का प्रोसेस है वो स्टार्ट करवा सकते हैं। तो उसके साथ ही साथ आप क्या करिए, आप पासपोर्ट वाली पीसीसी की भी अपॉइंटमेंट्स उठा लीजिए और आपको हो सकता है 2 महीने के अंदर आपका जो पासपोर्ट वाली पीसीसी है वो रेडी होके आ जाएगी। फिर उसको भी आप अपोस्टाइल करवाइए। अब आता है अपोस्टाइल। अपोस्टाइल क्या होता है, देखिए अपोस्टाइल करवाना पड़ता है भले आपकी पीसीसी पासपोर्ट वाली हो या आपकी पीसीसी तो मित्रों, अब दूसरा डॉक्यूमेंट्स आता है आपकी पीसीसी। देखिए पीसीसी के बारे में पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं। देखिए अगर आप क्रोएशिया के लिए प्रोसेस कर रहे हैं तो पीसीसी आपकी मस्ट चाहिए और वो भी अपोस्टाइल चाहिए, ठीक है। और पीसीसी देखिए, अगर आप वर्क परमिट के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं तो
एसएसपी ऑफिस वाली भी पीसीसी आपकी चल जाएगी। देखिए पंजाब के को मैं टारगेट करूंगा कि पंजाब में क्या होता है, पासपोर्ट सेवा केंद्र के अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं, और आपको बताना चाहूंगा गुजरात में भी नहीं मिलते हैं। तो क्या होता है, पासपोर्ट सेवा केंद्र की पीसीसी का आप अपॉइंटमेंट्स 1 से 2 महीने बाद आपको मिलता है कहीं पर डेट्स। तो आप उस केस में क्या करिए, एसएसपी ऑफिस वाली पीसीसी बनवाइए। उसका खर्चा मात्र 100 रुपये आता है, और वो 1 वीक में आपको पासपोर्ट एसएसपी वाली पीसीसी मिल जाती है। उसको फिर आपको अपोस्टाइल करवाना पड़ता है, अटेस्टेशन करवाना पड़ता है, किसका, एसएसपी ऑफिस वाली का। और जो पासपोर्ट सेवा केंद्र वाली पीसीसी होती है उसका खर्चा आता है 500 रुपये, जो गवर्नमेंट फीस है। उसके बाद आपको उसको अपोस्टाइल करवाना होता है, और जो अपोस्टाइल होता है मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये दिल्ली में ही होता है अपोस्टाइल। उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाए हैं, और उन एजेंसी के नंबर भी दे चुका हूं मेरे पुराने वीडियो में। आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और उनको आपकी पीसीसी बाय कोरियर भेजना है आपको, और वो 1 से 2 दिन में आपकी पीसीसी अपोस्टाइल करके आपको वापस आपके कोरियर एड्रेस पर भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा डॉक्यूमेंट्स। तीसरा डॉक्यूमेंट्स होता है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट। वो आप लोगों के पास ऑलरेडी होता है, और अगर आप किसी स्किल जॉब में जा रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट हो तो वो अच्छी बात रहेगी। और आपको बताना चाहूँगा, जो कुछ लोग जाते हैं फूड डिलीवरी में, तो उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट होता है, वो भी चिप वाला, और वो भी लाइट मोटर व्हीकल वाला। ठीक है, जिसमें आप कार वगैरह ड्राइव कर सकते हैं। तो वो लाइसेंस आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, जो भी इंटरेस्टेड होते हैं फूड डिलीवरी जॉब में जाने के लिए। ठीक है, तो ये आपके जो 4 डॉक्यूमेंट्स ये हो गए, और एक आप सीवी वगैरह बना लीजिए। और तो ये अच्छा रहेगा कि आप सीवी बना लीजिए। कई एम्प्लॉयर या कुछ एम्प्लॉयमेंट एजेंसी ऐसी होती है, वो आपका सीवी बेस पे सिलेक्शन करती है, और कहीं आपका इंटरव्यू भी होता है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है आपके लिए। और फिर अब इसके बाद प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, आपका पासपोर्ट, आपकी पीसीसी अपोस्टाइल, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, और आपका मान लीजिए सीवी, और कुछ जगह जैसे आप स्किल्ड पर्सन है तो आप एक आपका वर्किंग वीडियो बनाकर रख लीजिए 2 से 5 मिनट का। तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर क्या काबिलियत है कि आपको एम्प्लॉयर हायर करे क्रोएशिया के अंदर, या तो आप डायरेक्ट प्रोसेस भी कर रहे हैं तो आपका वर्किंग वीडियो बनाकर रखिए दोस्तों, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और फिर अब इसके बाद बात आती है, जब आपके ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर कर लिए तो इनको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में एक पीडीएफ तैयार करना है। सबसे पहले आप इनको सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर स्कैन करवाइए, इनका पीडीएफ बनाइए, और एक पीडीएफ के अंदर इनको मर्ज करिए। इसके बाद आपके जब ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, आप फिर किसी से भी प्रोसेस करवाइए। आपके एम्प्लॉयर से आपका हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, या आपके मित्र या एजेंसी से हो रहा है तो फिर आपको उनको ये डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ेंगे पीडीएफ के रूप में। तो अब शुरुआत होगी। अब आपका जो थे डॉक्यूमेंट्स हो गए प्रिपेयर, अब आपकी शुरुआत होगी क्रोएशिया में प्रोसेस की। जैसे ही आपने आपके डॉक्यूमेंट्स किसी के भी थ्रू आपने प्रोसेस करवाया है, उनको भेजे हैं, तो अब आता है सबसे पहला आपको आएगा ऑफर लेटर। वो आपको ऑफर लेटर मिल सकता है, हो सकता है 10 दिन में मिले, 15 दिन में मिले, 20 दिन में मिले, या 1 महीना भी लग जाता है। उस केस में 1 महीना लगेगा जब आपने किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई किया है। तब होता क्या है मित्रों कि आपकी जो फाइल्स गई है तो वहां पर वैकेंसी निकली थी मान लीजिए 20, और अभी तक उनके पास 4 से 5 ही फाइल्स आई होगी। तो वो थोड़ा वेट करते हैं कि हमारे पास 20 से 25 फाइल आए तो हम एक साथ उनका प्रोसेस करें। कुछ केस ऐसे होते हैं। और कहीं क्या होता है, आपने जैसे ही फाइल दिए और एजेंट्स के पास पहले से ही 15 से 17 क्लाइंट होंगे और आप बाद में गए तो आपका प्रोसेस फिर फास्ट टू फास्ट हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स देंगे आपके एजेंसियां जिसके भी थ्रू प्रोसेस करवा रहे हैं, तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स क्रोएशिया फॉरवर्ड हो जाते हैं। फिर आपका कई जगह तो क्या होता है, सीवी सिलेक्शन होता है, सीवी बेस पे सिलेक्शन होता है। कई जगह इंटरव्यूज चलते हैं, कई जगह विदाउट इंटरव्यू, जैसे आप अनस्किल्ड जॉब में जा रहे हैं तो ऐसा होता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कहीं जगह इंटरव्यू भी होता है, कई जगह नहीं भी होता है। और आपका अगर आप स्किल पर्सन है तो आप उनको वर्किंग वीडियो भेजिए, तो आपका प्रोसेस हो सकता है फास्ट भी हो जाए, क्योंकि आपके पास वो काबिलियत है तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा।
तो अब जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे आपको ऑफर लेटर आया। ऑफर लेटर के बाद देखिए वहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन होता है, आपके एम्प्लॉयर के द्वारा भी होता है। एम्प्लॉयर भी क्या होता है, एक लॉयर को हायर करता है या एक पर्सन को हायर करता है जो ये पूरा प्रोसेस करता है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करता है। जॉब जो क्रोएशिया के अंदर इंटीरियर है ऑफिस, जो क्रोएशिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, जो फॉरेन कंट्रीज यानी अपन हम जो भी हैं थर्ड कंट्री नेशनल के कंट्रीज के लोग हैं या जहां से भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या एक उनका एक अलग ही तो मित्रों जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स आप अपने फ्रेंड को, एजेंट को या एम्प्लॉयर को भेजते हैं, तो इसके बाद क्या प्रोसेस चालू होता है, आपके एम्प्लॉयर या एजेंट्स के द्वारा जो वहां पर एक लॉयर को हायर किया जाता है, यानी एक पर्सन होता है जो ये टोटल प्रोसेस देखता है। आपके डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ की अथॉरिटीज है, इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ जो क्रोएशियन एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज है, वहाँ पर उनको अपनी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वहाँ पर एक रिक्वेस्ट के रूप में भेजना पड़ता है कि हमें इन एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आपकी जॉब पोजीशन होगी, तो वो एक रिक्वेस्ट फॉर्म भरते हैं कि मुझे इन एम्प्लॉयज़ को हायर करना है फॉरेन कंट्रीज से। तो उसके बाद एक ऑनलाइन सबमिशन स्लिप जनरेट होती है। उसमें यह मेंशन होता है कि आपकी कंपनी ने प्रोसेस एक्चुअल में स्टार्ट कर दिया गया है, आपके एम्प्लॉयर के द्वारा या आपकी एजेंसी के द्वारा या एजेंट के द्वारा या फ्रेंड के द्वारा एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट जो होती है कंप्यूटराइज होती है, तो वो जनरेट होती है। उसमें कंपनी का नाम भी मेंशन होता है, आपका भी नाम मेंशन होता है, आपकी पोजीशन मेंशन होती है और कौन सी सिटी से अप्लाई हुआ है और किस डेट को अप्लाई हुआ है और उसका करंट स्टेटस क्या है। तो उस सबमिशन स्लिप में ये सभी चीज़ें होती है। तो जो सबमिशन स्लिप होती है, मैं बताना चाहूँगा, कुछ एजेंट्स को नहीं मिल पाती क्योंकि उनके पास इतना एक्सेस नहीं होता। कुछ बड़ी बड़ी कंसल्टेंसियां भी आपको ये सबमिशन स्लिप प्रोवाइड नहीं करती, वो कुछ चीज़ें अपनी हाइड करके चलते हैं, ये उनकी प्राइवेसी की पॉलिसी होती है जो भी होती है। तो कुछ लोगों को ना तो ऑफर लेटर भी मिल पाता है, ना ये सबमिशन स्लिप मिल पाती। ठीक है मित्रों, तो जब आपको सबमिशन स्लिप मिल जाती है, कुछ लोगों को यानी 60-70% लोगों को तो मिल ही जाती है, तो उससे ये मालूम पड़ जाएगा आपको कि आपका एक्चुअल में प्रोसेस चालू हो चुका है क्रोएशिया के अंदर। तो उसमें एक जो डेट लिखी होगी, तो उसके बाद मित्रों अब आपको वेट करना पड़ेगा। कम से कम मान कर चलिए, मैं आपको अब एग्जांपल दूंगा। अगर आपका परमिट का प्रोसेस जाग्रेब सिटी है जो कैपिटल है क्रोएशिया की, और वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है और बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बल्क में फाइलें सबमिट होती है, वहाँ पर बैकलॉग ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर अगर आपकी फाइल लगी है तो मिनिमम आप मान कर चलिएगा 90 दिन आपका परमिट आने में लग जाएगा, मिनिमम 90 दिन, और मैक्सिमम 4 महीने 5 महीने में भी आपका परमिट आएगा, ये मानकर चलिए अगर आपका जाग्रेब सिटी से अप्लाई हुआ है। और अगर आपका आउट ऑफ जाग्रेब से अप्लाई हुआ है तो आपका परमिट हो सकता है 1 मंथ में भी आ जाए, 2 मंथ में भी आ जाए, 3 मंथ में भी आ जाए। तो ये केस है, आपके सामने रखना चाहूँगा। तो परमिट्स के लिए भी बहुत सारे कॉल्स आते थे, और मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि परमिट, आपका जो वर्क परमिट, अगर आपको सबमिशन स्लिप मिली और आपका बिल्कुल राइट वे में प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, मैं उन केस को नहीं लूँगा जिनको 1-1 महीना हो गया है, सॉरी कहूँगा, मैं जिनका प्रोसेस वाकई में राइट वे में चल रहा है, तो उनको 3 महीने से लेकर 5 महीने के अंदर वर्क परमिट मिल जाएगा अगर उनका जाग्रेब सिटी से अप्लाई हुआ है। और अगर आउट ऑफ जाग्रेब से हुआ है तो उनको 3 महीने 2 महीने के अंदर भी वर्क परमिट मिल सकता है। तो ये बात हो गई आपके वर्क परमिट मिलने तक की। तो जैसे ही फिर आपको जो वर्क परमिट मिलता है, तो इसके साथ मित्रों आपको आपके एम्प्लॉयर के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी मिलता है, और उसके साथ आपको अकोमोडेशन लेटर भी मिल सकता है। और कुछ मित्रों को अकोमोडेशन लेटर नहीं भी मिलेगा, तो आप लोग घबराइए मत। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, कुछ कंपनीज अकोमोडेशन लेटर भी देती है और कुछ कंपनीज नहीं भी दे रही है, और उन लोगों ने सबमिशन भी किया है और उनको भी वीज़ा मिला है, ठीक है। तो कुछ कंपनी अकोमोडेशन लेटर भी देती है, गारंटी लेटर्स भी देती है। सब कंपनी का काम करने का तरीका अलग अलग है, तो आप इससे पैनिक मत होइएगा कि आपको अकोमोडेशन लेटर नहीं मिला है।
फिर भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके एजेंट्स को या एम्प्लॉयर को या आपके फ्रेंड्स को कि हमें भी अकोमोडेशन लेटर प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपका केस आप यानी जब फाइल सबमिट करेंगे वीएफएस सेंटर में तो आपका जो केस होगा वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा। आपके वीज़ा के चांसेस ऐसे तो 100% ही मान के चलिए, तो 100% से भी ज़्यादा हो जाएंगे, समझ गए आप। तो ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट। जैसे क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा, जब 3 से 4 महीने या जब 1 महीना भी होता है आपका परमिट आने वाला होता है, तो एक कंफर्मेशन मिल जाता है आपके एम्प्लॉयर के पास कि आपका वर्क परमिट रेडी है प्रिपेयर होने के लिए और कलेक्शन के लिए। तो जो ये मेल आता है आपके एम्प्लॉयर को आता है, ना कि आपकी कंसल्टेंसी को आएगा, ना आपके एजेंट्स को आएगा, ना फ्रेंड्स को आएगा। क्योंकि जब आपका जो प्रोसेस स्टार्ट किया था आपके एम्प्लॉयर ने किया था, भले वो वाया आपने किसी से भी करवाया हो या आपके एम्प्लॉयर ने भी किया था, तो एम्प्लॉयर की ईमेल आईडी पर ही पूरा अपडेट जाता है कि आपका जो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें एम्प्लॉय हायर करना है थर्ड नेशनल कंट्री से या फॉरेन कंट्री से, तो उसका प्रोसेस क्या है, वो अपडेट्स आपके एम्प्लॉयर के ईमेल पे जाती है। और जैसे ही आपका परमिट की जो रिक्वेस्ट है ग्रांट हो जाएगी, तो उनको ईमेल आएगा अथॉरिटीज के द्वारा कि आपका परमिट वर्क परमिट रेडी है कलेक्शन के लिए। तो अथॉरिटीज क्या होती है, आपके एम्प्लॉयर को एक टाइम देती है कि आपको इस डेट को आना है, इस समय को आना है आपका परमिट कलेक्शन करने के लिए। और जब आपका एम्प्लॉयर परमिट कलेक्शन करने के लिए जाता है, तब उनको भी आपका जो एम्प्लॉय है उसकी डिटेल लेके जाना पड़ती है, उसका पासपोर्ट की डिटेल और पीसीसी अपोस्टाइल, और वो भी वैलिड होना चाहिए। तो वो रिक्वायर होता है एम्प्लॉयर को जब आपका वर्क परमिट पिक करना होता है, रिसीव करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से। तो आप उस समय आपकी पीसीसी उनको बिल्कुल चाहिए रहती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद एम्प्लॉयर जब वर्क परमिट लेके आता है, अगर आपका डायरेक्ट है तो वो आपको डायरेक्ट देगा, नहीं तो आपका किसी के थर्ड पार्टी के थ्रू है तो वो उनको हैंड ओवर कर देगा आपका वर्क परमिट, और उसके साथ जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो उनको हैंड ओवर कर देंगे और उनके थ्रू आपको वो मिल जाएंगे। अब बात आती है, जब आपको आपका वर्क परमिट और आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, तो मित्रों अब आपको करना क्या है, या तो आपका डायरेक्ट प्रोसेस हो रहा है तो आपको करना है आपका वीएफएस का अपॉइंटमेंट बुक करना है ऑनलाइन, और उसके बाद आपकी फाइल रेडी करना है, आपका डमी टिकट, इंश्योरेंस, ये बता रहा हूँ। और अगर आपका प्रोसेस किसी के थ्रू हो रहा है, एजेंसी के थ्रू, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो आपका अपॉइंटमेंट्स बुक करेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा, भारत के अंदर 6 वीएफएस सेंटर हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर। तो आप किसी भी वीएफएस सेंटर में आपकी फाइल का सबमिशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको वीएफएस सेंटर की अपॉइंटमेंट्स की डेट्स बुक करना पड़ेगी। और जैसे ही आप डेट्स बुक कर देंगे, उसके बाद आपको फाइल प्रिपेयर करना पड़ेगी। आपका वीएफएस अपॉइंटमेंट की जो डेट हो, उससे आप पहले आप एक डी फॉर्म वीज़ा आपको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा, सॉरी। और उसके साथ ही साथ आपको डमी टिकट और इंश्योरेंस लेना है। कम से कम आप 4 महीने का इंश्योरेंस लीजिएगा, तो ये वेल एंड गुड होगा। और अब आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आपको वीएफएस की फाइल का बताना चाहूँगा, तो वीएफएस की फाइल के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आपको वीएफएस अपॉइंटमेंट्स की डेट्स उठाना पड़ेगी, और फिर आपको फाइल प्रिपेयर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले आपका लगेगा आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, 2 फोटोग्राफ्स वाइट बैकग्राउंड्स के लगेंगे आपके, और उसका साइज रहेगा 3.5 बाय 4.5 mm का। आप जाइएगा किसी भी फोटोग्राफर के पास, उनको बोलिए हमें पासपोर्ट साइज का फोटो क्लिक करके दीजिए 3.5 बाय 4.5 mm का, और उसको रखना है आपको मेट फिनिश पे। उस पर कोई भी एडिटिंग नहीं करना है, जैसे आप दिख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही दिखना चाहिए, और नो बॉर्डर होना चाहिए। ये आपका हो गया दूसरा डॉक्यूमेंट। फिर आपको रखना है तीसरा आपका पीसीसी अपोस्टाइल। ये सब आपको कलर प्रिंट निकालना है, आपके पासपोर्ट की कलर प्रिंट कॉपी निकालना है, और आपको 2 फोटोग्राफ्स रखना है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स आएगा, आपका एक कवरिंग लेटर आपको प्रिपेयर करना है, आपका डमी टिकट आपको बनवाना है, आपका इंश्योरेंस आपको बनवाना है। और अगर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, और भी अगर आपको आधार कार्ड लगाना है तो वो लगाइए,
और अगर आप फूड डिलीवरी जॉब में जा रहे हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल लगाइए, मेरा कहने का मतलब यही है। तो लगाएंगे तो आपका केस स्ट्रांग होगा, तो ड्राइविंग लाइसेंस आप उसकी कलर कॉपी लगाइए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। कुछ मित्र बोलते हैं कि हमें कोविड सर्टिफिकेट लगाना है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपका CV कवर लेटर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके जो डॉक्यूमेंट्स आए क्रोएशिया से, आपका वर्क परमिट, आपका अकोमोडेशन लेटर, आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर या आपका गारंटी लेटर, जो भी डॉक्यूमेंट्स आए आप उसको कैरी करिए और इनकी अच्छी स्कैन कॉपी लेकर जाइए आपके VFS सेंटर में। आप तो मित्रों, जैसे ही आप किसी भी VFS सेंटर में जाएंगे, आपको बताना चाहूँगा, आपको कम से कम आधे से 1 घंटे पहले आपको VFS सेंटर के बाहर, जो भी VFS सेंटर की लोकेशन है वहाँ पर आपको पहुँचना है, रीच करना है। और VFS सेंटर में क्या होता है, वहाँ पर कई जगह क्यूज लगी होती है जहाँ पर आपका सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स देखा जाता है। तो सबसे पहले आपको जो अपॉइंटमेंट्स होता है वो आपको एक फाइल के अंदर अलग से ही रखना है ऊपर के ऊपर, कि आपका वो अपॉइंटमेंट्स चेक करेंगे कि आज वाकई में आपका VFS का अपॉइंटमेंट्स है। फिर वो आपका टाइम टेबल देखेंगे, आपको फिर एंट्री देंगे। एंट्री देने के बाद आपका सिक्योरिटी चेकिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, आप जैसे ही VFS सेंटर में एंटर करेंगे तो आपको एक टोकन नंबर जनरेट होगा। ठीक है, कई जगह कैसा अलग अलग सिस्टम होता है। आपको एक थोड़ा सा अवेयर करना चाहूँगा, सभी VFS सेंटर में क्या होता है मित्रों, आपको प्रेशर किया जाता है कि आप प्रीमियम सर्विस लीजिए। देखिए, प्रीमियम सर्विस लेना नहीं लेना ये आपका राइट है, मैं आपको सलाह दूंगा आप नॉर्मल सर्विस लीजिए। प्रीमियम सर्विस लेंगे तो आप ये मत समझिएगा कि आपका जो वीज़ा स्टैंपिंग पर इसका कोई इफेक्ट पड़ता है। प्रोसेस का टाइम वही लगेगा आपका 90 से 100 दिन, 110 दिन, जो भी आगे चल के हो जाएगा, तो इतना टाइम लगता है मित्रों। तो अगर आप नॉर्मल सर्विस भी लेते हैं तो उसमें आपको 3 घंटे 4 घंटे वेट करना पड़ता है प्रोसेस में। ठीक है, तो आप नॉर्मल सर्विस लीजिए। नॉर्मल सर्विस में आपका जो खर्चा आएगा मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली VFS सेंटर का अगर आप नॉर्मल सर्विस ले रहे हैं तो आपका 8,500, तो जो एम्बेसी की फीस है किसी भी VFS सेंटर में 8,500 आपको देना ही है। इसके बाद आता है SMS सर्विस जो 500 रुपये होता है, वो आपकी इच्छा है। और इसके बाद आता है कोरियर सर्विस, जो अगर आपका VFS सेंटर और आप होम टाउन ही आपका VFS सेंटर है तो आप चाहें तो कोरियर सर्विस ले सकते हैं और चाहें तो नहीं लें। और अगर आपका VFS सेंटर अलग है और आपका होम टाउन अलग है तो आपको कोरियर सर्विस लेना ही चाहिए। कोरियर सर्विस लेंगे तो क्या होगा, जब आपका पासपोर्ट पे वीज़ा लगकर आपकी फाइल पर डिसीजन आएगा, आपका वीज़ा ग्रांट हुआ है, तो आपका पासपोर्ट वाया कोरियर आपके होम एड्रेस पर, या जो भी आपने एड्रेस दिया आपके एजेंट का भी है, वाया एजेंट के थ्रू हो रहा है, तो उनके पास आपका पासपोर्ट डिस्पैच कोरियर का मैसेज जाएगा और उनको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो आपको बताना चाहूँगा, तो कुछ मित्र कहेंगे कि हमें क्या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू पेमेंट करना होता है VFS सेंटर पे, तो नहीं मित्रों, अगर आप VFS सेंटर जा रहे हैं किसी भी VFS सेंटर में तो आपको कैश अमाउंट लेकर ही जाना है। तो आप मिनिमम 20,000 रुपये रखकर 20,000 रुपये का अमाउंट लेकर जाइए VFS सेंटर। क्योंकि क्या होता है, कुछ मित्र घबरा जाते हैं कि हमें क्या होता है, VFS सेंटर में आपको लोग डरा देते हैं, वहाँ पर जो बैठे हैं आपकी ऐसी काउंसलिंग करते हैं, समझ लो कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस होगा तो हम आपको घर नहीं जाने देंगे, आपको फिर अपन दूसरा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वो आपको डराते हैं। ठीक है, तो आप घबराइए मत, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होंगे और आपका जो डी फॉर्म वीज़ा भी प्रॉपर भरा होगा, तो आप इजीली स्मूथली आपका नॉर्मल वे में सबमिशन कर पाएंगे और मात्र 10,000 11,000 में आप टोटली फ्री हो जाएंगे। आपको 15,000 20,000 17,000 कहीं कहीं जैसे लग रहे हैं, कोई फॉर्म फिलिंग गलत भर देता है तो उसका इतना खर्चा आ जाता है। तो आपको बताना चाहूँगा, फिर जैसे ही आपने VFS सबमिशन किया, अब उसके बाद आपकी काउंटडाउन चालू होता है कि अब आपका पासपोर्ट कब मिलेगा। कुछ मित्रों को जो कंसल्टेंसियाँ वो गुमराह कर देती है कि आपने जैसे ही VFS सेंटर में सबमिशन किया है तो आपको 1 महीने के अंदर आपका पासपोर्ट स्टाम्पिंग होकर मिल जाएगा। तो ये पूरा फेक है, फेक न्यूज़ रहती है। वो केवल आपको आपके दिमाग में ऐसी बातें भर देते हैं कि आपका बस आप सबमिशन करके आइए, 1 से 1.5 महीने में आप क्रोएशिया रीच कर जाएंगे, तो ये टोटल गलत बात है। तो अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो लास्ट ईयर भी था प्रोसेस टाइम 90 दिन था, कहीं कहीं तो 100 दिन 120 दिन भी गया और 150 दिन भी गया था। वो गया था आपका मई जून और जुलाई में, जिन्होंने सबमिशन किया था तो उनको 150 दिन भी लगे थे पासपोर्ट
रिसीव होने में। तो आप मानकर चलिए, जब भी आप किसी भी वीएफएस सेंटर में आपका सबमिशन करके आ रहे हैं तो मिनिमम 3 महीने मानकर चलिए कि आपका पासपोर्ट आपको मिल पाएगा, मिनिमम 3 महीने के बाद। वो तो कुछ केस होते हैं 1000 में से 5 से 10 जिनको 2 महीने 1.5 महीने में ही वीज़ा ग्रांट होके आता है। और एक आपको बात और ऐड करना चाहूँगा, जिनके सीजनल वीज़ा के सबमिशन होते हैं तो उनको वाकई में 60 से 70 दिन में पासपोर्ट मिल जाता है। बाकी जिनका 1 ईयर का परमिट है तो उनको 90 से 100 दिन लग जाते हैं। तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। तो मैंने आपको बताना के लिए ही आज का जो ये वीडियो बनाया था कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों में नहीं आना है। क्या होता है, आप किसी के बहकावे में आ जाते हैं और आप सोचते हैं कि 3 से 4 महीने के अंदर आप क्रोएशिया रीच कर जाएंगे, तो ये टोटल गलत बात होती है, फेक न्यूज़ होती है। 3 से 4 महीने के अंदर आप क्रोएशिया किसी भी हालत में नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप उन लोगों से बचिए जो आपको कहते हैं कि आप 3 से 4 महीने के अंदर क्रोएशिया पहुंच जाएंगे। मित्रों, तो आज का जो मैंने ये वीडियो बनाया था कि अगर आप क्रोएशिया में वाकई में प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो आपको कम से कम 6 से 8 महीने बिल्कुल धीरज रखना है। उसके पहले आपका प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा क्रोएशिया का, ठीक है। तो आज का जो मैंने ये वीडियो बनाया था मेरे उन मित्रों के लिए बनाया है जो सन 2024 में क्रोएशिया जाने का सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। तो उनको इतना टाइम लगेगा मानकर ही चलिएगा। हो सकता है 2024 में थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हो जाए। ये उम्मीद के साथ आज का मैं ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।